चलिए बेटा, बेटा गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है बेटा सब बच्चों के? सर बिल्कुल ठीक हैं। आप बताइए सर क्या हाल चाल है? बेटा मेरे हाल चाल भी बिल्कुल ठीक है। तो बेटा क्या करेंगे आज? टॉपिक दोबारा से शुरू करेंगे अपना। पिछली क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था बेटा यहां पर रेशो एंड प्रपोर्शन। बेटा कौन सा टॉपिक था? रेशो एंड प्रपोर्शन। इस टॉपिक में अगर बात करें तो बेटा मैंने बताया कि दो पार्ट में कवर करेंगे हम। एक बात करेंगे हम कुछ रेशोज की और साथ में बात करेंगे कुछ प्रपोर्शन की। रेशोज से बेसिक बातें, टर्मिनोलॉजी, कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज विल बी स्टार्टिंग विद प्रपोर्शन, लेकिन उसके साथ साथ पहले थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कल की क्लास का रेशो का। क्या बताया बेटा मैंने आपको? फटाफट देखते जाओ मेरे साथ साथ, ये नोट्स में लिखा हुआ है। कंपैरिजन ऑफ साइजेस ऑफ टू क्वांटिटीज। बेटा दो क्वांटिटीज के कंपैरिजन को रेशो कहेंगे। रेशो कैसे लिखेंगे बेटा? रेशो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए अप रेशो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए इज टू बी, या ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं। ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट एंड बेटा सेकेंड टर्म इज कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंट। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर मैंने यह बताया आपको कि कुछ रेशोज अगर गिवन है तो डुप्लीकेट रेशो क्या होगी? दोनों का स्क्वायर कर दो। ट्रिप्लीकेट क्या होगी? दोनों का क्यूब। सब डुप्लीकेट का मतलब अंडर रूट और सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट। इनवर्स रेशो निकालनी है ए इज टू बी की, वो हो जाएगी बी इज टू ए। मैंने एक चीज और बताई थी, अगर तीन टर्म्स हैं 3 to 1, इसकी आपको इनवर्स रेशो निकालनी है। बेटा बताना इनवर्स रेशो कैसे आएगी? सर तीन ही टर्म्स होंगी। फर्स्ट टर्म, भाई अगर दो टर्म थी, लेट्स से अगर 5:4 था, इसका इनवर्स रेशो निकालना तो आसान है। एंटीसीडेंट बिकम्स कॉन्सिक्वेंट एंड कॉन्सिक्वेंट बिकम्स एंटीसीडेंट। लेकिन अगर तीन टर्म्स हैं 3 to 1, बेटा अब बताइए अब इसका इनवर्स रेशो कैसे आएगा? पहली टर्म निकालनी है। बेटा फर्स्ट टर्म को हाइड कर दो, बाकी दो का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 6। उसके बाद बेटा क्या करें? सेकेंड टर्म निकालनी है। अगर सेकेंड टर्म निकालनी है बेटा क्या करिएगा? जल्दी बोलो बेटा। सेकेंड टर्म अगर निकालनी है तो सेकेंड टर्म को हाइड कर दीजिए 3, और थर्ड टर्म निकालनी है, थर्ड को हाइड करके बाकी दोनों का प्रोडक्ट। यानी आंसर रहेगा बेटा 6, 3, गलत हो गया कुछ, हाँ 3 to 1 का रेशो क्या होगा बेटा? 3 हाइड करेंगे तो 2 हाइड करेंगे तो 3, और 1 हाइड करेंगे तो 6 वुड बी द इनवर्स रेशो। ये एक्चुअली में आई कैसे है? 1/3, 1/2 is to 1/1 को सिंप्लीफाई करके आप इस इनवर्स रेशो पर पहुंचे हैं। बेटा क्लियर है बात? जल्दी बोलो बेटा। हाँ सर ठीक है। उसके बाद बेटा एक बात और, अगर दो टर्म्स हैं, लेट्स से x is to y, ऐसा हो सकता है टर्म्स ज्यादा हो,
जैसे x:y:z, तो बेटा उसे क्या कह देंगे, उसे कह देंगे कॉन्टिन्यूड रेशो। इसके ऊपर हमने काम कर लिया था, कल काफी काम किया था इसके ऊपर हमने। बेटा क्लियर है बात? चलिए टुडे लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक प्रपोर्शन। बेटा प्रपोर्शन से आज की चर्चा शुरू करेंगे। बेटा शुरू कर दें, चलो देखें बेटा फटाफट से। लो जी, आ गया हमारे पास आज की चर्चा। आज की चर्चा बेटा किसको लेकर है? सेकंड पार्ट है इसमें, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन, ओके सर। हां बेटा सर, ये प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? द इक्वालिटी ऑफ रेशोज। क्या कहा मैंने? क्या कहा बेटा मैंने? द इक्वालिटी ऑफ रेशोज इज कॉल्ड अ प्रपोर्शन। द इक्वालिटीज ऑफ रेशोज इज कॉल्ड अ प्रपोर्शन। मतलब बेटा जब दो या दो से ज्यादा रेशो बराबर होंगी, जैसे एक रेशो थी A:B, लेट्स से हाइट्स की रेशो है, एक रेशो है X:Y, ये वेट्स की रेशो है। दो बच्चों की हाइट्स की और वेट की रेशो दी हुई है। दीज आर टू डिफरेंट रेशोज। और अब बेटा इत्तेफाक से ये दोनों हो गई बराबर। ओ माय गॉड, नाउ दिस एक्सप्रेशन, अब ये जो एक्सप्रेशन आई बेटा, X:Y is equal, A:B is equal to X:Y. Now this relationship is now called, क्या कहेंगे बेटा? Is now called proportion. अब इसे कह देंगे बेटा proportion। ठीक है बेटा बात? इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B is equal to X/Y, बल्कि लिख क्या सकते हैं, ऐसे ही काम करेंगे। जब भी A:B is equal to X:Y दिया होगा तो बेटा प्रपोर्शन को झट से ऐसे ही लिख लिया करेंगे। अच्छा, उसके बाद नाउ यू कैन ऑल्सो राइट इट एज आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो AY is equal to BX। बेटा कैसे भी लिख लो, एक ही बात है। A:B is equal to X:Y। This relationship is called proportion। इसी को लिखने का तरीका है एक, A/B is equal to X/Y, और इसी को लिख सकते हैं AY is equal to BX की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गई हमारे पास प्रपोर्शन। क्या कहेंगे इसे? प्रपोर्शन। फिर समझिए बेटा, फिर समझिए, मैंने आपको एक प्रपोर्शन दी, मान लेते हैं दिस इज द गिवन प्रपोर्शन। लो बेटा, प्रपोर्शन है एक, A:B is equal to C:D। The equality of ratios is called proportion। The equality of ratios is called proportion। अब बेटा कितनी टर्म्स होंगी प्रपोर्शन में? सर दो रेशो बराबर, एक रेशो और एक रेशो, जब दोनों बराबर होंगी तो दैट इज कॉल्ड प्रपोर्शन। तो सर इस हिसाब से यहां पर सर 4 टर्म हो गई, तो A इज कॉल्ड द बेटा फर्स्ट टर्म, B is called the second term, C is called the third term, and D is called the fourth term of the proportion। बेटा क्या कहेंगे इसे? A is called the first term, B is called the second term, C is called the third term, and D is called the fourth term of the proportion। fourth term of the proportion। बेटा एक प्रपोर्शन में 4 ही तो टर्म्स होंगी। बोलो बेटा, एक प्रपोर्शन में यस 4 ही टर्म्स होंगी। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, सर क्या कोई और नाम भी? हां बेटा हां, और नाम भी है। दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यूज। क्या कहेंगे बेटा?
इन्हें कह सकते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज, कॉर्नर की वैल्यू। ये देखो ना, ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, कॉर्नर की वैल्यूज है ये, एक्सट्रीम वैल्यूज। एंड दीज आर कॉल्ड मिडिल टर्म्स। क्या कहेंगे बेटा? इन्हें कह सकते हैं मिडिल टर्म भी। ये एक्सट्रीम टर्म्स हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, मिडिल टर्म है या मिडिल वैल्यू है। आई होप ठीक है बात बेटा। 4 टर्म्स हो गई, ए बी सी डी। अच्छा एक बात बताइए अब मैंने कहा आपसे एक एग्जाम्पल लो बेटा, एग्जाम्पल आ गया। इफ 2:3 is equal to 4:x are in proportion, find x, find x। बेटा आप करके बता रहे हो मुझे, find x। देखें बेटा सबसे पहले कौन बच्चा करके बताएगा? 2:3 is equal to 4:x। 4 टर्म्स हैं, 4 में से कोई 3 दी होंगी, चौथी आप निकाल पाओगे, कोई चैलेंज नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। देखो ना बेटा, इन चारों में ये रिलेशनशिप होती तो है या ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट तो करती है, तो इस केस में आप ये चौथी टर्म निकाल पाएंगे, यानी 2/3 इज इक्वल टू 4/x। बेटा लिख सकते हो इसे? हां सर। बस बेटा फिर क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बिल्कुल सही जवाब दिया सुमित ने, 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। और देखना शुरू करें बेटा, और देखना शुरू करिए, ऐसे ही मैं बोल रहा हूं। फाइंड द सेकेंड टर्म ऑफ proportion, find the second term of proportion 2, 3 और 2, 3 और 12। बेटा ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है इस बार। फाइंड द सेकेंड टर्म ऑफ द proportion 2, 3, 12 है सर। सेकेंड टर्म पूछा? हां बेटा हां, सेकेंड टर्म पूछ लिया इसने। 3 टर्म दी हुई हैं बेटा, कुल मिला के 4 टर्म्स होती हैं। इसका मतलब यह बात तो क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गया बेटा? कि सेकेंड टर्म को अगर मैं x मान लूं, लेट सेकेंड टर्म बी x, तो नाउ बेटा प्रपोर्शन क्या बनेगी अब? 2:x इज इक्वल टू 3:12। बेटा आप सॉल्व तो कर ही लोगे, कोई चैलेंज ही नहीं है। 2:x is equal to 3:12, 2:x is equal to 3:12। बेटा ये ही इंपॉर्टेंट था, ये प्रपोर्शन को ही लिखने का एक तरीका है। 4 टर्म होती हैं, अब वो बता रहा है खुद से कि सेकेंड टर्म इज मिसिंग, तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म होगी, थर्ड होगी और फोर्थ होगी। सेकेंड आप निकाल पाएंगे। दिस इंप्लाइज 2/x is equal to 3/12। बोलो बेटा x कितना आएगा? हां, x की वैल्यू आ जाएगी 8। x इक्वल टू 8 इज द रिक्वायर्ड आंसर, इज द रिक्वायर्ड आंसर। मैं आपको एक वर्ड सिखा रहा हूं बेटा, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन एक और देखो बेटा, अभी मन नहीं भरा मेरा। ओके सर, 8 सही जवाब। एग्जाम्पल बेटा अगला सुनो। फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन, फाइंड फोर्थ प्रपोर्शनल किसका बेटा? 2, 3, 7 एंड 15। 3, 7 एंड 15। बेटा जरा फोर्थ प्रपोर्शनल बताइए।
इसका मतलब एक बात तो तय है। बताओ बेटा क्या तय है? सर ये तय है कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म है। ये प्रपोर्शन की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म है। वी नीड टू कैलकुलेट द फोर्थ टर्म। ठीक है सर, क्या मान लें बेटा? लिख के करूं क्या या सीधा कर दूं काम इस बार? सर जैसा चाहे मर्जी कर लो। लो बेटा शुरू में लिख लेते हैं, लेट फोर्थ टर्म बी एक्स। आपको कोई प्रेजेंटेशन नहीं करनी एग्जाम में, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। दे आर ओनली कंसर्न विद द राइट ऑप्शन। कैसे लाए इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। फोर्थ टर्म को एक्स मान लेते हैं। बताओ बेटा अब क्या बन गया रिलेशनशिप? 3:7 इज इक्वल टू 15:8, 15:x। यानी बेटा 3/7 इज इक्वल टू 15/x। यानी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3x इज इक्वल टू 105। बेटा x की वैल्यू 35 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा सुमित ने तो कमाल ही कर डाला, मुझसे पहले ही जवाब दे दिया। यस, 35 इज द राइट आंसर। 35 इज द राइट आंसर। आई होप ये प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। बोलो बेटा, अभी इसके एडवांस क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी मैं कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं प्रोपोर्शन का। तो क्या बताया बेटा मैंने? प्रोपोर्शन का मतलब द इक्वालिटी ऑफ रेशोज। जब दो या दो से अधिक रेशो बराबर हो जाएंगी तो उसे प्रोपोर्शन कह देंगे। चार टर्म्स होंगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। या फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड द एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम वैल्यूज, एंड सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर कॉल्ड द मीन वैल्यूज या मिडिल वैल्यूज, मिडिल टर्म, कुछ भी कह सकते हो, एक ही बात है। ठीक है सर। अब ये देखो बेटा, एक और रेशो दी हुई है इस बार। लेट्स से a ratio is given as A is to B is equal to B is to C. Let's say this is the given ratio. नए कॉन्सेप्ट पर आ गए। given ratio A is to B is equal to B is to C. बताओ बेटा प्रपोर्शन है या नहीं है? प्रपोर्शन है या नहीं है? प्रपोर्शन है। यस, दिस इज क्लियरली अ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन तो है। जब दो रेशोज इक्वल होंगी, जब दो रेशोज इक्वल होंगी तो प्रपोर्शन तो बन ही जाएगा, कोई चैलेंज ही नहीं है। यस, दिस इज क्लियरली अ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन तो है, लेकिन खास बात क्या है इस बार? खास बात क्या है बेटा? खास बात यह है तीन टर्म्स हैं। जहां पर पहली रेशो खत्म हो रही है, अगली रेशो वहीं पर कंटिन्यू हो रही है। तो बेटा इसे क्या कह सकते हैं? इसका नाम आज के बाद होगा कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। बेटा किस नाम से बुलाएंगे इसे आज के बाद? कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। कॉन्टिन्यूड, जहां पर पहली रेशो खत्म हो रही है वहीं से दूसरी रेशो शुरू हो रही है। यानी बेटा कुल मिलाकर कितनी टर्म्स हो गई इसमें? दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म एंड बी इज कॉल्ड द सेकेंड टर्म एंड सी इज कॉल्ड द थर्ड टर्म। ओ माय गॉड, इस बार तीन ही टर्म्स हैं। यानी बेटा आज के बाद अगर बोले प्रपोर्शन है और तीन ही टर्म्स हैं तो क्या समझ जाओगे? समझ जाएंगे कि इट इज क्लियरली अ केस ऑफ कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। इट इज क्लियरली अ केस ऑफ कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। दिस सेकेंड टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड, इसी को मीन प्रपोर्शन भी बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं इसे? इसी का दूसरा नाम है मीन प्रपोर्शन भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, देखना कैसे लिखेंगे तो पता ही है हमें। बी का ही दूसरा नाम मीन। ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिख पाएंगे। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन एक रिजल्ट डिराइव कर लिया मैंने कि बी स्क्वायर
इज इक्वल टू ए इंटू सी रहेगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी रहेगा। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके सर, देखना बेटा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखना जरा। उसने बोला मीन प्रपोर्शन बिटवीन 7 and 28, बताओ कितना होगा। बेटा मीन प्रपोर्शन की बात कर रहा है, मीन प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। दो टर्म और दी हुई है, पक्का केस कौन सा हो गया? हां पक्का पक्का ये केस, इट इज अ केस ऑफ कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। दो टर्म दी हुई है, तीसरी पूछ रहा है, यानी तीन ही टर्म्स हैं। मोर ओवर मीन प्रोपोर्शनल वर्ड यूज कर लिया, वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है। नाउ अगर इसको कुछ देर के लिए x मान लें तो क्या बन जाएगा ये 7:x इज इक्वल टू x:28। बोलो बेटा, यानी बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 7 × 28। बताया तो बेटा, ऊपर लिखा हुआ ये रहा कि मिडिल टर्म का स्क्वायर, मीन टर्म्स का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। बताओ बेटा फटाफट से x कितना हुआ? x हो गया सर √of 7 × 28। 7 4 जा 28, एक 7 बाहर आएगा, एक 2 बाहर आएगा। x इक्वल टू 14 इज द राइट आंसर। मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 7 and 28। करो बेटा फटाफट से, x इक्वल टू 14 इज द राइट आंसर। राइट आंसर बेटा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे अभी, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है सर, करवा लीजिए, करना बेटा। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 and 12। ओ बेटा, दो टर्म्स दी हैं 9 और 12, तीसरी आपसे पूछ ली थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड टर्म आपसे पूछ ली। कुल मिलाकर इसका मतलब तीन ही टर्म्स हो। क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ कि इट इज अ केस ऑफ कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, ना, नहीं लिखा। ये हमारी खुद की ऑब्जर्वेशन है, ये हमारी खुद की ऑब्जर्वेशन है कि 9 और 12 दो टर्म्स हैं, तीसरी निकालनी है तो पक्का पक्का कॉन्टिन्यूड रही होगी। ओके, इसको मान लेते हैं x। अब क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। बेटा ऐसी तो होती है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तीन ही टर्म्स होती हैं। थर्ड उसने पूछ ली, फर्स्ट और सेकंड उसने दे दी, सेकंड रिपीट होती है। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू। 9/12 इज इक्वल टू 12/x। 9x इक्वल टू 144। x इक्वल टू बेटा कितना आएगा? फटाफट से कैलकुलेटर का, मशीनों का इस्तेमाल करो। 144 डिवाइड बाय 9, बेटा 16 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा ठीक है। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की बात तो खत्म हो गई। अब इस पर बेस जो क्वेश्चंस पूछता है रेगुलरली, वो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, अब हम उसकी कवरेज शुरू करेंगे। प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। प्रोपोर्शन दो प्रकार की हो सकती है, प्रोपोर्शन दो प्रकार की हो सकती है। इट कैन
इट कैन आइदर बी सिंपल प्रोपोर्शन जिसमें 4 टर्म्स होंगी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कॉर्नर वाली को एक्सट्रीम, बीच वाली को मिडिल टर्म भी बोल सकते हैं, और एक होगी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन जिसमें 3 ही टर्म्स होंगी, इन्हें एक्सट्रीम ही कहेंगे। इस बार इसे मिडिल या मीन टर्म या मीन प्रोपोर्शनल टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चैलेंज नहीं है सर, क्लियर है? ओके, देखो बेटा अब यहां पर अब थोड़ा क्वेश्चंस आ रहे हैं, डाइवर्स क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, उसने मेरे से कहा इफ a अपॉन 2, if a upon 2 is equal to b upon 3 is equal to c upon 5। बेटा प्रपोर्शन दी हुई है, जल्दी बोलो प्रपोर्शन। हाँ सर, सर कैसे है प्रपोर्शन ये? लो बेटा देखो ना, ये असल में a:2 रहा होगा, b:3 रहा होगा, c:5 रहा होगा। ये दोनों तीनों रेशो, क्योंकि ये तीनों रेशो बराबर थी, तो बेटा ये प्रपोर्शन हो गया। दिस कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, ये प्रपोर्शन ही है। अब वो क्या बोल रहा है? फाइंड a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की वैल्यू निकाल कर देनी है। कल भी क्वेश्चन किया था हमने रेशो के ऊपर बेस्ड, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हमने कल वाली क्लास में भी किया था। बेटा बोलो, किया था? हां सर किया तो था। क्या करते थे बेटा उसमें? वही तरीका, क्यों ना दोबारा लगा डालें। देखना बेटा, a अपॉन 2, b अपॉन 3, c अपॉन 5, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होगा, ऑलवेज अज्यूम दिस काइंड ऑफ प्रपोर्शन एज k। आप बेटा आंख बंद करके सबसे पहला काम ये करोगे, फायदा क्या होगा? अब a भी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ k, b भी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ k, और c भी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ k। बेटा आ जाएगा ना? बताओ क्या होगा? मैं एक बार डिटेल में ही सॉल्व कर रहा हूं उसको, फिर तो सीधा लिख दिया करेंगे आगे से। यानी a/2 भी k है, b/3 भी k है, c/5 भी k है। भाई तीनों ही k के बराबर हैं, तो इसका मतलब a, b और c। और यहां से बेटा अब a कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो, a कितना आ जाएगा? यहां से a आ जाएगा बेटा, a आ जाएगा यहां से 2k, b आ जाएगा यहां से 3k, c आ जाएगा यहां से 5k। a b c तीनों की वैल्यू मिल गई, 2k, 3k एंड 5k। ठीक, अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी निकाल कर देना था। क्या कोई दिक्कत है? a की वैल्यू 2k, b की वैल्यू 3k, c की वैल्यू 5k, डिवाइड बाय 5k यानी 10k बाय 5k। बेटा आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया सर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। कर लो बेटा फटाफट से नोट। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन रहेंगे, जब भी आपको इस प्रकार की कोई प्रपोर्शन दी हो, ऑलवेज अज्यूम द प्रपोर्शन एज k। हमेशा प्रपोर्शन को आप k मान लीजिएगा, प्रपोर्शन को k मान लीजिएगा। फायदा यह होगा कि a, b और c तीनों ही k की टर्म्स में आ जाएंगी। करो बेटा नोट फटाफट से, तीनों ही k की टर्म्स में आ जाएंगी।
बेटा नोट कर लिया सबने? जल्दी बोलो बेटा। ओके, आगे बढ़ो बेटा। बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, बचपन से करते आ रहे हैं। मैंने बोला बेटा डिवाइड 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 1000 बिटवीन ए बी सी इन द रेशो 5:3:2। बोल रहा है जी 1000 को ए बी सी में बांटो 5:3:2 के रेशो में। सर ये क्या ही पूछ लिया आपने? बेटा आसान क्वेश्चन है, देखो 1000 है यहां पर। हाँ सर बेटा 3 जगह बांटना है, कुछ ए को देना है, कुछ बी को, कुछ सी को। हाँ सर ए का शेयर कितना है? 5:3:2 को अगर शेयर में कन्वर्ट करना हो 5 बाय टोटल ऑफ सम लिख सकते हैं। बी का हो जाएगा 3/10 और सी का हो जाएगा 2/10 इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू 1000। सर बड़ा ही सिंपल है, यानी 500 ए के हिस्से में आएंगे, 300 बी के हिस्से में आएंगे, 200 सी के हिस्से में आएंगे। बेटा क्लियर है? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। लेकिन बेटा 1000 को बांटना था ए बी सी में इन द रेशो ऑफ 5:3:2, इन द रेशो ऑफ 5:3:2 बढ़ गया बेटा। आसान था, क्या ही दिक्कत है भाई? 5:3:2 के रेशो में बांटने में कोई चैलेंज नहीं है। 5/10 3/10 2/10 5/10 3/10 2/10, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन हो कुछ इस प्रकार का, लो बेटा ये करो बेटा, क्वेश्चन 24। वो तो आसान था। 24 देखिए, 24 देखिए बेटा। 407 आर टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी, और इस बार रेशो दिया हुआ है 1/4 1/5 1/6। ये 4 5 6 होता तो झटपट से मैं काम करके निकल जाता आगे, लेकिन 407 रुपए ए बी सी में बंटवाइए इन द रेशो 1/4 इज टू 1/5 इज टू 1/6। बेटा क्लियर है बात ये? हाँ सर ठीक है। अब पता है क्या करना पड़ेगा इसमें? सबसे पहले तो भाई एक सिंपल रेशो होती तो मैं झट से अमाउंट बांट देता, लेकिन यहां थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट की हुई है। क्यों ना इस रेशो को पहले सिंपल ही बना लें। बताना बेटा क्या बन जाएगी? एलसीएम लिया सबका 4 5 और 6 का, जब एलसीएम निकालेंगे क्या बनेगा बेटा? जल्दी बोलो। 4 5 6 का जब एलसीएम निकालेंगे तो वो बनेगा बेटा 12 और 5 60 बनेगा। यहां आ जाएगा 15, यहां आ जाएगा 5 5 5 12 और यहां आ जाएगा बेटा 10। Thus द रिक्वायर्ड रेशो इज 15 12 10। अब तो आपके लिए बच्चों का काम हो गया बेटा। इस रेशो को कैन बी रिटन एज 15 12 एंड 10 ऑल्सो। द गिवन रेशो कैन बी रिटन एज 15 12 एंड 10। लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। 15 12 और 10 के रेशो में लिख लिया। क्या अब बांटने में कोई दिक्कत है बेटा? जल्दी बोलो। अब तो सर हम कर देंगे। सर कितना बांटना था एक बार बताना दोबारा से। बेटा 407 रुपए बांटने थे, 407 रुपए बांटने हैं बेटा। सर हो जाएगा, अब तो करना बेटा।
407 रुपये बांटिए किस में, कुछ ए में, कुछ बी में, कुछ सी में। ए को कितना मिलेगा अब, 15/37। सम ऑफ रेशोज, सम ऑफ रेशोज यही तरीका होता है बांटने का, इंटू 407, 12/37 इंटू 407, 10/37 इंटू 407। बेटा झटपट से आंसर बताओ कितना कितना आएगा। ये आ रहा है 165, ये बन रहा है 132 और ये बन रहा है, अभी करता हूं कैलकुलेट, 10/37 इंटू 407 इज इक्वल टू 110। क्वेश्चन 24 उसी का थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन जो एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। थोड़ा सा फ्लेवर डालकर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था उसने, सीधा ना पूछा उसने, सीधा नहीं पूछा, थोड़ा सा फ्लेवर डाल दिया क्वेश्चन के अंदर और तब उसने क्वेश्चन पूछा। ये करो बेटा फटाफट से नोट करिए, बेटा फटाफट से नोट। 2 मिनट आपके लिए, उसके बाद कराऊंगा फिर मैं आगे। करें। बेटा फटाफट से नोट कर लें क्वेश्चन 24। चलिए बेटा मिक्स क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे इसके बाद। बस अब ये जो बुक में क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। बुक वाले क्वेश्चन तो करने ही करने हैं उस जैसे ही कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि बुक शायद आपको अभी नहीं मिली सब बच्चों को, तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को यहां पर तैयार किया हुआ है। ओके देखना बेटा, देखते जाओ फटाफट से। अब चीजें वही हैं, बस कहानियां साथ में बोली हुई हैं, वर्ड प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं हम। कॉन्सेप्ट तो वही काम करेंगे, लेकिन इस बार सीधा ना बोलकर वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में दिया। पढ़ो मेरे साथ साथ क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है बेटा ये। चलिए देखें, इन अ फिल्म शूटिंग, बेटा पढ़ रहे हो मेरे साथ, ए एंड बी रिसीव्ड इन सर्टेन रेशो। ए और बी को कुछ पैसा मिला किसी रेशो में, नहीं पता कितना। एंड बी एंड सी ऑल्सो रिसीव्ड मनी इन सेम रेशो, यानी जो ए और बी का रेशो है वही बी और सी का रेशो है। क्या इस पूरे को ऐसे नहीं लिख सकते? खामखा इतनी कहानियां काहे को ही सुननी भाई, काहे को ही सुननी। यानी कि गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है मुझे A:B का जो रेशो है वही रेशो B:C का भी है, वही रेशो B:C का भी है। बेटा पहला पैराग्राफ खत्म। अच्छा, A gets 1600 and B gets 2500, फाइंड द वैल्यू ऑफ C। अरे क्या ही प्रॉब्लम है भाई, बताओ फटाफट से। A की वैल्यू कितनी 1600, B की वैल्यू कितनी 2500, B की वैल्यू कितनी 2500। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय, फाइंड द अमाउंट, इसको ठीक कर लो बेटा, मेक इट C, क्वेश्चन में ठीक कर लीजिए, C है ये, C गेट्स, तो थोड़ा सा इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंगली। A गेट्स 1600, B का पता नहीं निकालना है, एंड C गेट्स 2500, C गेट्स 2500। बेटा मना मत करना, मना मत करना, यहां से
बी आराम से निकल सकता है, मना मत कर देना बेटा, दिल टूट जाएगा। जल्दी बताओ बेटा, बी निकाल पाओगे? मीन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है ये। ओ तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 इंटू 2500 होगा, यानी बी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1600 इंटू 2500 होगी। तो बेटा 1600 का अंडर रूट 40, 2500 का 50, 40 इंटू 50 2000। ओ यानी सर बी को मिलेंगे 2000 रुपए, बी को मिलेंगे 2000 रुपए। बेटा फटाफट से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लें बेटा क्वेश्चन, कुछ समय आपके लिए। करो बेटा नोट। नोट करें। इन अ फिल्म शूटिंग क्वेश्चन ही करने बेटा सारे आज, कुछ डिफिकल्ट, कुछ आसान, वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड, कुछ सिंपल रेशियोज के ऊपर बेस्ड। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो कल वाली और आज वाली क्लास में मिलाकर काफी कर चुके हैं। आज थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस ही हमें कवर करने हैं। चलो देखें 22 पर आइए बेटा, आसान है, आसान है। 1/2, 1/3, 1/5, 1/x आर इन प्रपोर्शन। ओ तो इसका मतलब तो ये हुआ सर कि 1/2 और 1/3 का रेशो निकालें, 1/5 और 1/x का रेशो निकालें, तो दोनों रेशो बराबर हैं, तभी तो ये प्रपोर्शन में होंगे। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। 1/2 इज टू 1/3 इज इक्वल टू 1/5 इज टू 1/x होगा, होगा। क्या x निकाल सकते हो? बोलो बेटा। देखो ना, मैंने एक बताया था आपको शॉर्टकट, फिर देखिए। ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो इसको ए अपॉन बी सी अपॉन डी लिख पाएंगे, बी सी इक्वल टू ए डी लिख पाएंगे। यानी कि बेटा जो मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट है वो एक्सट्रीम टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सीधा रिजल्ट है ना हमारे पास डिराइव्ड। द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इज एक्चुअली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक, तो बेटा बस लगा दो, और क्या ही करना है इसमें। ये लो, नाउ 1/3 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/x, 1/15 इज इक्वल टू 1/2x। तो बेटा x की वैल्यू इज 15/2। बेटा फटाफट से नोट कर लो, 2 इज द आंसर। करो बेटा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 22। बेटा करते जा रहे हैं क्वेश्चन, खत्म करते जा रहे हैं, और क्या ही है बेटा क्वेश्चंस में, आसान आसान से क्वेश्चंस हैं। बेटा करिए फटाफट से नोट। बेटा नोट कर लिया सबने? मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, वुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, चलो जी सर। बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूं सबने नोट कर लिया होगा। आगे आए, कॉइन्स वाले क्वेश्चन अभी 10 मिनट बाद देखेंगे। पुरानी शीट पर आ जाते हैं, शीट नंबर 1 इसमें हम क्वेश्चंस कर रहे थे, इसे अब खत्म करेंगे, बचे हुए क्वेश्चंस। ठीक है सर।
सारे क्वेश्चंस खत्म करने हैं बेटा आज मेरे को। लो करके देते रहो बस अब आप फटाफट से फटाफट से फटाफट से। क्या बोल रहा है बेटा? द रेशो बताओ मुझे एक। अच्छा ठीक है, किसकी रेशो बतानी है सर? रेशो बतानी है थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 12 30। 12 और 30 का थर्ड प्रपोर्शन निकालो। अच्छा निकाल लेंगे। अच्छा 12 30 का थर्ड प्रपोर्शन पूछ रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि कुल मिलाकर टर्म्स कितनी होंगी? 3 ही टर्म्स होंगी, और 3 टर्म्स हैं तो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन होगा। ठीक है, टू द मीन प्रपोर्शन, फिर निकालना इसका मीन प्रपोर्शन। एक टर्म तो ये आएगी, एक टर्म ये आएगी, फिर आपको क्या करना है बेटा? इन दोनों का रेशो निकालकर बताना है। इन दोनों का रेशो निकालकर बताना है। बेटा जल्दी बोलो बेटा, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, जल्दी। बेटा क्लियर है बात ये? जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो करते हैं सॉल्व फिर इसको। पहले मुझे यहां पर थर्ड प्रोपोर्शन बताइए 12 30 का। तो उसको ऐसे लिख लें बेटा, थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए तो 12:30 इज इक्वल टू 30:x, थर्ड प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन चाहिए तो 9:y इज इक्वल टू y:15। ये दो अलग अलग टर्म्स आएंगी। ये तो थर्ड प्रोपोर्शन है 12 और 30 की, और ये मीन प्रोपोर्शन है 9 और 5 के बीच में। सर ये 15 नहीं है, 5 है। ओके बेटा 5 कर लिया। बेटा फटाफट से फटाफट से फटाफट से मुझे x और y की वैल्यू यहां से निकाल कर दो। ये हो जाएगा 30 स्क्वायर 12x, x इज इक्वल टू 900 अपॉन 12 इज 75। यहां हो जाएगा बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 5, y इज इक्वल टू बी। कुछ गड़बड़ी है क्वेश्चन में क्या? द रेशो ऑफ 9 एंड, अच्छा ये रब हो गया। ये है बेटा 12 30 9। ओके ओके ओके, ये रब करते हुए रब हो गया बेटा 9 25, मेक इट 25। वो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कैलकुलेशन के उद्देश्य से बात है। बस ये है कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएंगी, वरना आंसर पॉइंट में आता। बेटा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 5, तो y हो जाएगा, अरे क्या कर रहे हो सर ये आप, y इज इक्वल टू 9 इंटू 3 इंटू 5 15। 10 बेटा इन दोनों टर्म्स के बीच में रेशो पूछी थी, x इज टू y 75 इज टू 15, यानी 5:1 is the required answer. 5:1 is the required answer. फटाफट से नोट करें इस क्वेश्चन को भी बेटा, फटाफट से नोट करिए इस क्वेश्चन को भी। थर्ड प्रपोर्शन 12 30 का अलग निकाल लिया, मीन प्रपोर्शन 9 25 का अलग निकाल लिया। ये रब करने के चक्कर में क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था। 9 25 का अलग निकाल लिया, और उसके बाद जो दो टर्म्स आई x और y, उनका रेशो उसने मुझसे पूछा था। ठीक है सर। आओ बेटा इसके बाद 18th क्वेश्चन आए बेटा। 17th बचा हुआ है, ये तो अभी करके आए हैं सर, ये तो अभी करके आए हैं। सॉल्यूशन सेम ऑलरेडी कवर्ड।
अभी अभी कवर करके आए हैं, दोबारा क्वेश्चन गलती से कॉपी हो गया। ओके 16 क्वेश्चन कल कर लिया था। ये देखो बेटा, पढ़ें। शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे बेटा, एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं यहां पर, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। वी विल यूज शॉर्ट ट्रिक ऑल्सो। वैसे एक तरीका बताता हूं इसका, पहले ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि हर बार शॉर्ट ट्रिक ना लग पाएगी इसमें। समझें बेटा ध्यान से, क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है। टू नंबर्स आर इन द रेशो 7:8। ठीक है, दो नंबर्स का रेशो 7:8 है। 3 इज एडेड टू ईच ऑफ देम, दोनों में 3 ऐड करते गए नंबर्स में, तो रेशो क्या बन जाएगी, 8:9। रेशो बन गई 8:9। द नंबर्स आर, देखो ट्रेडिशनल तरीका तो वैसे ये है, क्या करेंगे, लेट नंबर्स बी 7x और 8x। रेशो 7:8 है, तो नंबर्स रहे होंगे 7x और 8x, नंबर रहे होंगे 7x और 8x। अब जब मैंने 7x में 3 ऐड किया और 8x में भी 3 ऐड कर दिया, तो रेशो बन गई 8:9। रेशो बन गई 8:9। क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं? हां, इसे सॉल्व करिए, x की वैल्यू निकालें और x की वैल्यू आने के बाद ये दोनों नंबर्स भी मिल जाएंगे। जैसे देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व। 63x 27, 64x 24, ये हो जाएगा बेटा x इक्वल टू 3 सॉल्व करने के बाद। 10 नंबर्स आर, अब नंबर्स क्या हो जाएंगे, 7x यानी 21, 8x यानी 24। नंबर्स आर 21 एंड 24। नंबर्स आर 21 एंड 24। बेटा यही आ गए, ट्रेडिशनल तरीका है ये, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। लेकिन जो अब सीखने वाले हैं वो देखो बेटा, ये दिखा रहा हूं मैं आपको, वी विल यूज शॉर्ट ट्रिक। थोड़ा सा हिसाब से, होशियारी से शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, काम एक ही सेकंड में हो जाएगा, कुछ ना करना पड़ेगा, इक्वेशन नहीं बनानी, सॉल्व नहीं करना, खत्म। देखो बेटा, पहले रेशो क्या थी, पहले रेशो थी 7:8, फिर रेशो क्या हो गई 8:9। ओ, जैसे ही मैंने इन नंबर्स में कोई नंबर्स होंगे, उन नंबर्स में 3 ऐड करते गए, तो बेटा रेशो नए नंबर्स की बनी 8:9। तो 3 ऐड करने पर रेशो में 1 इंक्रीज हो रहा है। अगर ये दोनों में बराबर इंक्रीज नहीं होगा तो शॉर्टकट नहीं लग पाएगा भाई, फिर तो मुझे यहीं लौट के आना पड़ेगा, फिर तो मुझे यहीं लॉन्ग मेथड पर लौट के आना पड़ेगा। लेकिन अगर बराबर हैं तो बेटा क्या कह सकते हैं, अब ये कह सकते हैं क्या कि 1 यूनिट ऑफ रेशो, रेशो की 1 यूनिट का मतलब क्या है, 3 है कि नहीं है, रेशो की 1 यूनिट का मतलब 3 है। 1 यूनिट रेशो में चेंज होती है अगर मैं 3 वैल्यू चेंज कर रहा हूं। 1 यूनिट का मतलब क्या है बेटा 3। अगर ऐसा है तो बताना बेटा, 7 यूनिट, ये जो रेशो 7 थी इसका मतलब क्या हो जाएगा 21, और जो 8 यूनिट्स थी उसका मतलब क्या हो जाएगा 24। thus the numbers are 21 and 24। बेटा दोनों से आंसर विल रिमेन सेम, लेकिन डू रिमेंबर, क्या रिमेंबर है इसमें, इस शॉर्ट ट्रिक को यूज करने से पहले मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये ट्रिक
सिर्फ तभी लग पाएगी, ये ट्रिक सिर्फ तभी लग पाएगी जब इंक्रीज या डिक्रीज इन रेशो, टर्म्स ऑफ रेशो सेम हो। अगर वो सेम नहीं होगा तो ये रेशो नहीं लग पाएगी। बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो फटाफट से बोलो, बोलो बेटा, बोलो फटाफट से बोलो। बेटा नोट कर लें फटाफट से, देखें कौन बच्चा सबसे पहले नोट करेगा। लो जी, स्क्रीन कर दी है मैंने आपके लिए बड़ी। 2 नंबर्स का रेशो था 7:8, 3 ऐड करते गए तो रेशो बन गया 8:9। तो मैंने 2 तरीके हैं, या तो आप ये ट्रेडिशनल मेथड से काम कर लीजिए या यू कैन अप्लाई द शॉर्टकट ट्रिक ऑल्सो। शॉर्टकट ट्रिक ऑल्सो, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक की एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि अगर रेशो की टर्म्स सेम यूनिट से इंक्रीज डिक्रीज हो रही हैं तब तो ये लग पाएगा, वरना ये नहीं लग पाएगा। बेटा बताओ, नोट कर लिया सबने? बेटा बोल ही नहीं रहा कोई। हाँ सर, नोट कर लिया सबने। आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सर, हाँ बेटा बोलो। सर कुछ क्वेश्चन हमें खुद करने के लिए दीजिए। एक क्वेश्चन सर हम भी तो चेक करें कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लो बेटा ऐसी बात है, करो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 जरा खुद से करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 जरा खुद से करके बताइए। क्या बोल रहा है बेटा? स्टूडेंट्स ऑफ 2 क्लासेस आर इन द रेशो 5:7। स्टूडेंट्स थे 2 क्लास में अलग अलग, उनका रेशो था 5:7। 10 स्टूडेंट्स लेफ्ट। बेटा 10 बच्चों ने छोड़ दिया। पहले स्टूडेंट जो भी थे उनका रेशो 5 और 7 था, तो जितने भी बच्चे थे उसमें से 10-10 बच्चों ने छोड़ दिया। एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स का रेशो दिया हुआ है 4:6। भाई बच्चे घट गए, जब बच्चे घट गए तो दोबारा जब रेशो निकाला गया वो आया 4:6। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे इन ईच क्लास वो बताना है। ठीक है सर, बता देंगे, कौन सी ही आफत आ गई। लो बेटा शॉर्टकट ट्रिक चेक करते हैं, लग जाएगी कि नहीं लगेगी। बेटा रेशो थी पहले 5:7 ओल्ड, और न्यू रेशो क्या बन गई 4:6। 10 घटा दिया तो यहां पर -1, यहां पर हाँ बेटा हाँ, रेशो इसमें शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी। क्यों लग जाएगी बेटा शॉर्ट ट्रिक, जल्दी बताओ। सर शॉर्ट ट्रिक इसलिए लग जाएगी क्योंकि बेटा दोनों में जो रेशो में इंक्रीज या डिक्रीज है वो बराबर है। अब तो सीधा कह सकते हैं, क्या कह सकते हो बेटा? -1 यूनिट का मतलब कितना है? -10, यानी 1 यूनिट का मतलब क्या है 10, और 1 यूनिट का मतलब 10, तो बेटा 5 यूनिट्स का मतलब क्या 50 बच्चे रहे होंगे, और 7 यूनिट का मतलब क्या 70 बच्चे रहे होंगे। यानी बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे थे उसने इन ईच क्लास, तो आंसर रहेगा 50 और 70। आप चेक कर लो चाहो तो। 50 और 70 बच्चे थे, रेशो क्या हुआ? जल्दी बोलो रेशो क्या हुआ? देखो पहले, फिर समझ लो। वी कैन काउंटर चेक ऑल्सो। 50 बच्चे थे, 70 बच्चे थे, जिससे रेशो क्या बन रहा था? रेशो बन रहा था बेटा कितना 5:7। 5:7 ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर इसमें से बेटा 10 बच्चे घट गए, यानी कितने रह गए
40 और 60, तो अब रेशो क्या हो गया 4:6। ठीक तो है? ठीक तो है? सही आ रहा है बिल्कुल। मैंने बस काउंटर चेक करके बताया बेटा, सिर्फ हमने सेम ही क्वेश्चन को काउंटर चेक करके बता दिया। बेटा नोट करो 14th क्वेश्चन। मैंने ये बताया आपको कि अगर यहां पर रेशोज की यूनिट में सेम इंक्रीज या डिक्रीज है तब ये शॉर्टकट लग जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये शॉर्टकट पिट जाएगा, फिर हमें वापस इसी ट्रेडिशनल मेथड पर लौट कर आना पड़ेगा। ठीक है सर। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, 5 मिनट आपके लिए, पढ़िए और करिए प्रयास। करें बेटा, देखें कौन बच्चा सबसे पहले कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 15, देखो बेटा चैलेंज क्या है इसमें। क्वेश्चन में चैलेंज यही है कि दो नंबर्स का रेशो पहले क्या था, पहले था 7:11, 7:11 रेशो था, 7 ऐड किया, नया रेशो बन गया 2:3। यहां पर बेटा 5 डिक्रीज हो रहा है, यहां पर बेटा 8। ओ सो सैड बेटा, सो सैड, सो सैड। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, शॉर्ट ट्रिक नहीं लग पाएगी। तो सर लॉन्ग मेथड से करें? हां बेटा लॉन्ग मेथड से करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो बोल रहा है दो नंबर्स बताओ जिनका रेशो 7:11 है। सॉल्व तो कर ही लेंगे, वो तो कुछ ऐसा बन जाएगा इक्वेशन कि भाई 7x + 7 11x + 7 इज इक्वल टू 2/3। ऐसी एक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और 7x 11x मिल जाएगा। ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो बेटा आप, देखो दो नंबर्स का रेशो 7:11 बता ही रहा है वो आपको। हाँ सर बता रहा है, चेक कर लो ना किसका रेशो 7:11 है। सर इसका रेशो, हाँ 7:11 है। इसका रेशो क्या 7:11 है? बोलो बेटा नहीं है, रिजेक्ट हो गया। 43 42 का रेशो 7:11 है, रिजेक्ट हो गया। 39 40 का नहीं है, तो बस बेटा दिस इज द राइट आंसर। ये खुद ब खुद ही राइट आंसर हो गया। काहे को ही सॉल्व करने में टाइम खराब करते हो, यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द राइट आंसर। आप सीधा सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, कोई कैलकुलेशंस की इसमें भी एज सच जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है बेटा एज सच। ठीक है सर। 16th हम कर चुके थे, 17th 18th हमने कर लिया है, 15th 14th 13 हम अभी करके आए, 12th 11th कल कर लिए थे, 10th हो गया था। कमिंग ऑन टू 9th, आसान आसान से क्वेश्चन हैं। इफ द सैलरी ऑफ P is 25% लोअर देन दैट ऑफ Q, P की सैलरी 25% कम है Q के मुकाबले, और R की सैलरी 20% हाइयर है Q के मुकाबले। एक काम करते हैं, पहले Q को ही पकड़ लेते हैं। लेट Q की वैल्यू 100 है। जब भी परसेंटेज में क्वेश्चन होता है 100 मान के आसानी हो जाती है बताना। तो P की कितनी होगी 25% लोअर, और R की कितनी होगी 20% हाइयर। बस अब क्या है बचा भाई इसमें, नाउ R इज टू P कितना हो गया 120 इज टू 75।
120:75 इज द रिक्वायर्ड आंसर। हां, ये कहीं सॉल्व हो सकता है फर्दर सिंप्लीफाई तो जरूर कर लेंगे। बेटा जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये डिवाइड हो जाएगा 15 से। 15 8 ज़ा 120, 15 5 ज़ा 75, 8:5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चन था सर, सिंपल था, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न था इसलिए मैंने यहां पर कवर कर लिया। सर नोट कर लें पहले। ओके बेटा नोट कर लो। क्वेश्चन खत्म करते हुए ही चल रहे हैं। बेटा नोट कर लिया, चलो ठीक है। 9th के बाद आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है डिवाइड 80 इंटू 2 पार्ट्स सो दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। बेटा ऑप्शन में पार्ट्स दिए हुए हैं तो एक तरीका तो यह है आप इक्वेशन सॉल्व करिए। लेट द पार्ट्स बी ए एंड बी, तो ए और बी इज इक्वल टू 80 और फिर ए और बी की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, ये एंश्योर करना है। इसके लिए हमारे पास अलग चैप्टर है एक, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जहां मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, लेकिन एक नंबर के लिए इतनी मेहनत तो ना कराऊंगा मैं आपसे, तो क्या करें, लेट्स चेक द ऑप्शंस। ये सब करना तो बेटा फिजूल में टाइम खराब करना जैसा हो जाएगा, तो करें क्या सर फिर ये तो बताओ। बेटा डायरेक्टली यूज द ऑप्शंस। देखना मैं लिख के बता रहा हूं आपको। पहला ये बताओ सम होना चाहिए 80, ऑप्शन ए 25 55, ऑप्शन बी ये सब कुछ काम दिमाग में होगा आपके, मैं फिलहाल लिख के तो बता रहा हूं लेकिन करना आपको सब कुछ दिमाग में ही है बेटा ये। और डी ऑप्शन बोल रहा है 15 65। चेक करो बेटा, चेक करो बेटा कि पहली शर्त क्या है सर, सम होना चाहिए 80। बताना क्या 25 80 के दो टुकड़े करने थे, 25 और 55 हो सकते हैं, यस इनका सम, सबका ही सम 80 बन रहा है, यानी पहली शर्त तो सबने पूरी कर दी भाई। दूसरा क्या बोल रहा है, वो दूसरा बोल रहा है कि प्रोडक्ट हैज टू बी मैक्सिमम। ओ तो इसका मतलब सबके प्रोडक्ट निकाल कर देखने पड़ेंगे। हां बेटा 25 इंटू 55 बताओ, 35 इंटू 45 बताओ, 40 इंटू 40 बताओ, 15 इंटू 65 बताओ। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या रहेगा इसमें आंसर। 25 बाय 55 आ रहा है बेटा 1375। ये 40 बाय 40 तो 1600 दिख ही रहा है सबसे पहले मुझे। 35 बाय 45 आएगा 1575। 15 बाय 65 15 इंटू 65 आएगा बेटा कितना आ रहा है जल्दी बताओ। 15 इंटू 65 बनेगा 975। बेटा कौन सा है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सॉल्व करना ही नहीं बल्कि आप आज की स्थिति में तो सॉल्व कर भी नहीं सकते, कर ही नहीं सकते इसको सॉल्व। मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, अगर सॉल्व करना भी चाहेंगे तो एक बात तो तय है, आज ये सॉल्व तो ना हो पाएगा, आज की तारीख में सॉल्व तो नहीं कर सकते इसे, काम तो ऐसे ही करना पड़ेगा यूजिंग ऑप्शंस। तो ये देखो एग्जाम के लिए आपको ना ये सारी बातें लिखनी नहीं है ना, इतना टाइम होता है, वहां आपको कैलकुलेटर और दिमाग एक साथ इस्तेमाल करना है। सम 80 होना चाहिए, फटाफट चेक करो, ए बी सी डी सब में सम 80 है, सब में है। अब चारों का प्रोडक्ट निकालकर अलग दिमाग में सेट कर लो, 1600 है, 1600 बड़े छोटे कौन कौन से हैं,
सर मैंने तीनों चेक कर लिए कैलकुलेटर पर, तीनों छोटे हैं, सब रिजेक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कुछ ही सेकंड में होना चाहिए। ये लिखने में टाइम जरूर लग गया मेरे को समझाने में कि दिमाग में आपके ये वर्किंग होनी चाहिए, पेपर पे नहीं करनी और ना ही प्रेजेंटेशन शो करनी है। ठीक है सर, 7th के बाद आइए बेटा, कौन सा रह गया और चलो तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये सिंपल सिंपल से हैं। बोलो बेटा क्या कह रहा है? द कंपाउंडेड रेशो ऑफ 4:5, द कंपाउंडेड रेशो of 4:5 and sub duplicate ratio of A:9 is 8:15. Oh my god, बेटा कंपाउंडेड रेशो निकालनी है किसकी? एक गिवन रेशो है कौन सी बेटा? 4:5। अच्छा, कंपाउंडेड रेशो निकालनी है किसकी? 4:5 की एंड सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ A:9 की। मुझे ये बताओ A:9 की सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगी? सर दोनों का अंडर रूट कर दो। ओके, तो बेटा ये हो जाएगी √A:9। √A:9। नाउ यू कैन easily compound, you can easily find the compound ratio। बेटा सारे एंटीसीडेंट मल्टीप्लाई कर दो, 4A, ये 3 हो जाएगा 15। बेटा कितना आंसर आ गया? जल्दी बोलो। A की वैल्यू वो पूछ रहा है मेरे से, कुछ गलत कर दिया क्या? ये कंपाउंड रेशो है बेटा इनका, ठीक है, और उसने बोला कंपाउंड रेशो 8:15 के बराबर है, तो इसका मतलब 10 4√A/15 इज इक्वल टू 8/15। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4√A 8, √A इज 2, A की वैल्यू 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। दो रेशोज थी बेटा, उन दोनों की ही मैंने कंपाउंड रेशो निकाल कर बतानी थी। दोनों की ही कंपाउंड रेशो निकाल कर बतानी थी। पहला रेशो डायरेक्ट 4:5 था, ओके, और दूसरा रेशो A:9 था बेटा, इसका सब डुप्लीकेट किया मैंने स्क्वायर रूट, तो मेरे हिसाब से ये आ गई। और वो बोल रहा है क्वेश्चन में 8:15 है, तो इसका मतलब पक्का दोनों बराबर होंगी। पुट किया बराबर एंड फाइंड द आंसर। सिंपल इक्वेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लो बेटा फटाफट से। बेटा नोट कर लिया? चलो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहे हैं बेटा फटाफट। क्या कह रहा है? फाइंड 2 नंबर्स। बेटा 2 नंबर्स निकाल के बताओ सच दैट मीन प्रपोर्शन बिटवीन देम इज 18, ओके, एंड थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन देम इज 144।
पहले बताओ, अगर मैं कुछ देर के लिए ए और बी मान लूं नंबर्स, तो इनका मीन प्रोपोर्शन कैसे आएगा बेटा? बोलो बेटा। हाँ, अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 18 और थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन देम, बेटा ए बी का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? यानी ए इज टू बी, बी इज टू 144 करें तो ये प्रोपोर्शन बन जाएगी। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन 144 है, यानी ए बी और 144 प्रोपोर्शन में है। बेटा यही मतलब हो गया। देख लो बेटा फटाफट से, अगर मैं ए और बी दो नंबर्स मान लूं तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन है दो नंबर्स के बीच में अंडर रूट ए बी, वो तो दे दिया 18, और थर्ड प्रोपोर्शन 144 है। ए बी का थर्ड प्रोपोर्शन 144 है, तो ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू 144। बेटा सिंपल है। अब क्या ही बताऊं इसमें मैं आपको, ये लो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, यही तो होता है, मिडिल टर्म्स मल्टीप्लाई कर दो, यानी बी स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू 144। सर हाँ बेटा, सर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। बेटा क्या ही जरूरत है सॉल्व करने की, क्या ही जरूरत है सॉल्व करने की। कैलकुलेटर उठाओ, ये अज्यूम करना शुरू कर दो, अगर 9 और 36 हैं, 9 और 36 हैं, ये देखो बेटा, बेटा इतना काम तो करना पड़ेगा एग्जाम में, इतनी ट्रिक तो लगानी पड़ेगी एग्जाम में। सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो नई बात बनेगी। देखना बेटा, ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? 936। चेक करो, क्या 9 इंटू 36 18 आ रहा है? हाँ आ रहा है। क्या 36 स्क्वायर बाय 9 144 आ रहा है? बेटा देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता ये तो। 36 इंटू 36 डिवाइड बाय 9, ओ माई गॉड ये भी आ रहा है। तो बस बेटा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप बाकी में चेक करके देख लो। आप अगर ये इक्वेशन सॉल्व करने बैठ गए तो बेटा गया क्वेश्चन हाथ से। सॉल्व करके ए और बी नहीं निकाल पाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी दो वेरिएबल्स में, जान खा जाएगा बेटा क्वेश्चन ये, लेकिन वैल्यूज तब भी ना निकलेंगी। तो इट इज बेटर टू यूज द अदर वे राउंड। यहां तक का काम हो गया, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। मैंने 9 और 36 वैल्यू पुट करके देखी, उसने दोनों ही शर्तों को पूरा कर दिया, इसको भी पूरा कर दिया और इसको भी पूरा कर दिया। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बेटा क्लियर है? फटाफट से नोट कर लो अगर नहीं किया है तो। आगे आए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। पढ़ो। इसे बच्चे पढ़ने में गलती करते हैं, बस एक बार पढ़ लोगे ठीक से फिर कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अगर पढ़ना आ जाए तो। अगर ये समझ में आ जाए कि बेटा लिखा क्या है, फिर कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पढ़ो, पढ़ने में गलती कर दोगे बस। ये एक रेशो दी हुई है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, इज द डुप्लीकेट रेशो, यानी ये किसके बराबर है बेटा? डुप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3। मुझे बस ये बताओ, डुप्लीकेट रेशो ऑफ 2/3 क्या होगा? 2/3 का डुप्लीकेट रेशो क्या होगा बेटा? वो हो जाएगा 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर। भाई स्क्वायर ऑफ बोथ द टर्म्स, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, दोनों का स्क्वायर कर दो, यानी कि 9 3x माइनस 2 अपॉन 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर। आगे मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, अब कुछ है ही नहीं इसमें। जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो इसका स्क्वायर कर देंगे और उसको रख देंगे किसके बराबर? वो रख देते हैं
2/3 के बराबर, कि 3x माइनस 2 अपॉन 5x प्लस 6 इज द डुप्लीकेट। तो इसका डुप्लीकेट कर देंगे। अरे भैया वो डुप्लीकेट नहीं है, ये जो रेशो है ये तो इस रेशो के डुप्लीकेट के बराबर है। तो आई होप जो प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में वो आपको अब जो पेक्युलर पॉइंट था वो क्लियर हो गया होगा। अब तो हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करो 27x 9 इंटू 3, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 9 इंटू 2 18, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 6 24। कितना हो गया बेटा? 7x इज इक्वल टू 1242, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6। x ही तो पूछा था, x ही तो पूछा था। जल्दी करो बेटा नोट, जल्दी जल्दी कर लें नोट, x ही तो पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3, बस ये रिलेशनशिप थी, यहां तक पहुंचना इंपॉर्टेंट था। एक बार यहां तक पहुंच गए फिर कोई चैलेंज इस क्वेश्चन में नहीं बच जाता था, फिर कुछ नहीं बचा इसमें भाई, फिर तो खत्म है कहानी, फिर तो खत्म है कहानी। ये रिलेशंस आपने सही बना लिया फिर तो खत्म है कहानी। चलो सर ठीक है, 4 5 6 7 8 9 बेटा मेरे ख्याल से हमने सारे ही क्वेश्चन, अब ये कौन सा था, 7th हो गया है हमारा, 8th 9th 10th हो गया है, 11 पहले कर चुके थे, 12 13 14 15 16 16 ठीक है बेटा। ये सारी बात यहां पर समाप्त तो हो जाती है। यहां पर आइए, और कॉइन्स वाला मसला रह गया, ये हमने सॉल्व कर लिया और ये भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो कुछ खास हमारे पास अब इसमें नहीं बचा। कुछ क्वेश्चंस ज़रूर हमारे को अभी करने हैं बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम। एक तो कॉइन्स वाला केस समझाना है मुझे आपको, और यस ओनली दीज 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। 21 रह गया, 20 रह गया और 19 रह गया। ऑल द 3 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन एक्चुअली बेस्ड ऑन कॉइन्स का केस है वो देखेंगे, और साथ में कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स भी असाइनमेंट से पिक करेंगे। ठीक है बेटा? बेटा ठीक है, आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।